लेक्चर था हिस्ट्री का, तब मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हिस्ट्री जो है वो इनकम्प्लीट है अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखते हो। करेक्ट? जब हम लोग वहाँ पे भी 1757 टू 1857 में कारण पढ़ रहे थे कि क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से लोगों ने विद्रोह किया, जन प्रतिरोध हुआ, या पीपल्स आर रेजिस्टेड द ब्रिटिश, तो हमने सिर्फ ये बात नहीं करी थी कि उनके एरिया में आए और अटैक कर दिए इसलिए ऐसा हुआ। उसके इकोनॉमिक या आर्थिक कारण भी रहे, उसके कुछ सामाजिक कारण भी रहे, सांस्कृतिक कारण भी रहे, प्रशासनिक कारण भी रहे और पॉलिटिकल कारण भी रहे। तो जो राजनीतिक पोर्शन है वो सिर्फ एक हिस्सा है हिस्ट्री का, वो अपने आप में पूरा हिस्ट्री नहीं है। तो अब जो है हम पहले, क्योंकि जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं, ये बड़ा चंक बन जाता है, पर अगर हमें पूरी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करनी है तो हमें इनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कवर करना होगा और सोशल एस्पेक्ट भी कवर करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कवर करना होगा। अपने आप में ये अलग से टॉपिक बनते हैं। तो अब हम क्लास में पहले पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 1857, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो भी हुआ आज़ादी तक हम पॉलिटिकल वाली चीज़ पढ़ लेंगे। बट दैट इज जस्ट अ पार्ट, ये सिर्फ एक हिस्सा है। उसके बाद उतना ही इम्पोर्टेंट है हम जब इस टाइम के सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स को देखेंगे, हम इस टाइम के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देखेंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। और यूपीएससी आपके इनसे क्वेश्चन पूछती है। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ट्रेड यूनियन से 1946 से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके? इसके अलावा आप सब जानते हैं कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हुए हैं उनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दयानंद सरस्वती जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जस्टिस मूवमेंट के बारे में, ठीक है? तो ये एक अलग पोर्शन है। देन पिजन मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो ये जो हिस्ट्री है जो हम लोग अब कवर करने वाले, ये ट्रेडिशनल है, कहीं ना कहीं पढ़ी सुनी वाली है, लेकिन जिससे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, इससे तो पूछती ही पूछती है, क्योंकि इसमें आपके विद्रोह भी आ जाते हैं, जैसे जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई वो भी आ जाएंगी, आपके नरम दल गरम दल की बातें भी आ जाएंगी, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाएगा, गांधी युग, गांधी का जो पीरियड है वो कवर हो जाएगा। बट इसके बाद भी बहुत बचता है और हमें हर एस्पेक्ट से हिस्ट्री को कवर करना है। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। हो सकता है कि मैंने अभी जैसे आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट में मैंने अभी आपको मतलब एक पूरा लेक्चर लेके रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट और एग्जैक्टली क्या मर्केंटाइल फेज था, इंडस्ट्रियल फेज था, ये नहीं कराया, बट वी हैव टू कवर इट। ये हमें कवर करना है। एक अलग से इसका पूरा लेक्चर रहेगा जिसमें रहेगा, लेकिन अब बीच बीच में कराने से थोड़ा सा फ्लो गड़बड़ रहेगा, तो इन टॉपिक्स को हम लास्ट में पकड़ लेंगे। अभी हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पॉलिटिकली क्या हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारा ये विद्रोह है, अगर आप इसको समझें और देखें तो आप जानेंगे कि हमारे मॉडर्न इंडिया में ना सबसे जो एक डिबेटेबल और सबसे ज्यादा एक डिस्कस चर्चित अगर कोई विषय है तो वो 1857 की लड़ाई है या क्रांति है या स्वतंत्रता संग्राम। अगर आप 1857 की बात करें तो 1857 के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत देखने को मिले। पहले ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। 1857 की प्रकृति को लेके ना बहुत ही डिफरेंट व्यूज आपको देखने को मिलेंगे हिस्टोरियंस के। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, वो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस भी हैं, जैसे आर.सी. मजूमदार, वो कहते हैं नीदर इट वाज फर्स्ट नॉर इट वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी वो रिजेक्ट करते हैं इस थॉट को कि ये कोई स्वतंत्रता की लड़ाई थी या ये पहली बार हुई थी। वहीं अगर आप ब्रिटिश हिस्टोरियंस को देखें तो वो इसको सिर्फ ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक सैन्य म्यूटनी थी, एक सैन्य विद्रोह था, इट वाज नॉट इवन अ रिवॉल्यूशन। क्योंकि इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हिस्टोरियंस उठाते हैं और
बात करते हैं। आपके यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आप समझिए कि आप लोगों ने मेंस के क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप एक बात जरूर समझते होंगे और ऐसा करना भी चाहिए। अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो भी आंसर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज को करके नहीं देना होगा। अगर 1857 की बात हो रही है तो उसमें कुछ उसके जो आगे घटनाक्रम हुए, कुछ उसके पीछे घटनाक्रम हुए, सबको कड़ी में जोड़ के हमें चीजों को देखना होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्या है ऐसा कि 1857 का रिवॉल्ट, जबकि पॉलीगार विद्रोह नहीं, संथाल विद्रोह नहीं, मुंडा विद्रोह नहीं, सन्यासी विद्रोह, ये इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन 1857 का विद्रोह इतना प्रसिद्ध हो गया। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आगे जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला, इंडियन नेशनल मूवमेंट चला, लोगों में नेशनलिज्म की, सेल्फ रिस्पेक्ट की एक भावना, एक आइडेंटिटी को लोगों में वो मोटिवेशन देने के लिए इस रिवॉल्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और इसीलिए राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं या जो राष्ट्रवादी नेता हैं, ये 1857 की क्रांति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं इतिहास में। चलिए, आप सब लोग 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि 1857 की जो क्रांति है उसमें ऐसा क्या था जो हमने पिछले जन प्रतिरोध पढ़े उनमें नहीं था, या फिर जो आगे आने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनमें था लेकिन इस क्रांति में नहीं? क्या हो सकता है? आप जानते हैं पोलीगार विद्रोह का जो सेकंड फेज था उसे दक्षिण भारत का विद्रोह कहते हैं, क्लास में बताया था। सेकंड जो फेज रहा है पोलीगार विद्रोह का, और वो बहुत बड़े पैमाने पे आपके केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाला दक्कन का जो एरिया है उसको उसने कवर किया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1857 के विद्रोह में दक्षिण पूरी तरीके से शांत था। मेजर अपराइजिंग हुई थी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, थोड़ा बहुत पंजाब का हिस्सा, आपका वेस्टर्न पंजाब वाला जो पार्ट है, थोड़ा बहुत राजस्थान का, थोड़ा बहुत मालवा बुंदेलखंड का क्षेत्र, यूपी बिहार वाला। तो आप इसे पैन इंडिया तो नहीं कह सकते, फिर भी सोचिए। नॉट एग्जैक्टली। ओके, कंपनी रूल, लेकिन इस ये देखो ठीक है, 1857 की वजह से ब्रिटिश सांसद को बहाना मिल गया था कंपनी को हटाने का, पर अगर हम लोग इतिहास ढंग से पढ़ते हैं तो हमें पता है कि चार्टर एक्ट 1833 और उसके बाद 1854 शायद जो आया है, इन सबके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर तो धीरे धीरे वैसे ही छीनी जा रही थी। मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई, फिर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में रख दिया। ट्रेड विद चाइना, उससे भी मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि कंपनी को इनको हटाना तो था, ये तो है। ओके, चलिए मैं बताऊँ। देखिए, जो आपने पॉइंट बताए, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं इनवैलिड है। जब किसी चीज पे डिस्कशन होती है ना, तो इनवैलिड या वैलिड कुछ नहीं होता। देयर आर सम पॉइंट, और उन पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई फैक्ट होने चाहिए जो किसी हिस्टोरियंस के दिए होने चाहिए, या किसी हिस्टोरियन की रिमार्क्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन मैं जो आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है या आपके दिमाग में कोई इस तरीके का थॉट प्रोसेस है कि 1857 का विद्रोह पहले होने वाले विद्रोह से कैसे अलग था, तो फिर उसके लिए कारण है जहां अभी हम बैठे हैं, मेरठ। जो मेरठ के सिपाही थे, मेरठ के सिपाहियों ने यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं, थर्ड नेटिव इन्फेंट्री थी। यहाँ पे विद्रोह होने से पहले बैरकपुर और बैरामपुर में भी सेनाओं ने, सैन्य जो मिलिट्री थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था सिपाहियों ने। लेकिन यहाँ के विद्रोही जो थे
वहां जाने के बाद दिल्ली पर भी इन्होंने अपना कब्जा किया और इन्होंने ये प्रोक्लेम की, घोषणा करी कि मुगल बादशाह जफर जो है, हमारी लॉयल्टी उनकी तरफ है, उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करा। पॉलिटिकली इस मूवमेंट को आप समझिए, जो मुगल एम्पायर है वो उस वक्त तक भी, यानी औरंगजेब के बाद तो एम्पायर विघटन की तरफ जा रही है, बट स्टिल लोगों के लिए मुगल एम्पायर जो है वो उनके राजनीतिक एकीकरण या पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का एक सिंबल था, एक चिन्ह था। तो अंग्रेजों के खिलाफ हम किसके साथ साथ हैं? हम मुगल साम्राज्य के खिलाफ इसके साथ है, जो कि भारतीय अखंडता का या हमारे पॉलिटिकली यूनिफिकेशन का, राजनीतिक एकीकरण का एक चिन्ह है, एक सिंबल है। तो वो वहां जाते हैं और मुगल बादशाह जो है उनको भारत का, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर कहते हैं कि हम जो हैं हम आपके साथ हैं। और मुगल बादशाह थोड़े झिझकते हुए उस आंदोलन या उस विद्रोह को अपनी हामी या स्वीकृति दे देते हैं। तो अब जो ये विद्रोह हो रहा है ये मुगल बादशाह के, कहते हैं ना, छत्र छाया में हो रहा। तो वो सारे सामंतों को, राज्यों को लेटर लिखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप सब आइए और अब हम सब मिलकर अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालो। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो एक घटना है ये इसे पहले के होने वाले विद्रोहों से अलग कर रही है, अपने आप में से अलग लाके खड़ा कर रही है, क्योंकि ये अंग्रेजों को इंडिया से ही बाहर निकालना चाहते हैं। जिसने विद्रोह में लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया या लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऑफ कोर्स उनके अपने कारण जरूर रहे थे, और यही वजह है कि एक पॉलिटिकली सिंगल सेम आइडियोलॉजी ना होने की वजह से ये विद्रोह विफल भी हुआ। लेकिन इस बात को भी पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता कि सिपाही केवल अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए विद्रोह कर रहे थे या उनके साथ जो नस्लीय भेदभाव हो रहा था उसके लिए विद्रोह कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो वो मुगल बादशाह के पास नहीं जाते, वो मुगल बादशाह के पास गए, उनको प्रोक्लेम कराया, और अब जो विद्रोह हो रहा है वो कहते हैं ना कि जो हमारा पिछला है, हमारे इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश, इस तरीके से विद्रोह हुआ जिसने इसके पुराने जो विद्रोह रहे, जो जन प्रतिरोध हुए, उससे इन्हें अलग कर दिया। अच्छा, इस विद्रोह में और आगे आने वाले विद्रोह में बहुत सारे फर्क थे। वो फर्क जब हम इसकी विफलता के कारण करेंगे तब हम और डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो आगे आने वाले विद्रोह थे, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, वो विद्रोहों में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो पूरी तरीके से हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा लोगों को बता दी गई, समझा दी गई थी। लोगों के अंदर वो भावना थी, उनमें ये चीज थी कि हाँ, ये हमारा देश है और यहाँ हमारा शासन होना चाहिए। एक विदेशी शासन को, फॉरेन योग को हमें हटाना है। और दूसरा एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। अगर कभी आप भगत सिंह और गांधी को पढ़ेंगे तो वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि मतलब भगत सिंह के एक आर्टिकल है, मुझे उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट आप जानते हैं भगत सिंह वाज अ सोशलिस्ट, एक समाजवादी थे, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट थे बेसिकली। एक ऐसा समाज स्थापित करना चाह रहे थे जहां इंडिपेंडेंस नहीं, जहां फ्रीडम हो। आप जानते हैं इंडिपेंडेंस और फ्रीडम दोनों में बहुत फर्क है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब शासन जो है वो भारतीयों के ही हाथ में, अपने ही देश के लोग ना था के, बट मतलब जो देश है जिनका, उनके हाथ में शासन हो, तो वो स्वतंत्रता। लेकिन आज़ादी जैसा उन्होंने डिफाइन किया वो तब है जब उस शासन में उस मतलब जनता के, हर एक व्यक्ति के पास अपनी इच्छा से जीवन जीने की, अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय करने की, जनरली इकोनॉमिक फ्रीडम उसके पास है। मोटा मोटी अगर हम भगत सिंह को रेफर करें, यही सेम बात गांधी जी भी बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग राज करे या कांग्रेस राज करे या ब्रिटिश राज करे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो सही मायने में आजाद हो, फ्रीडम ना हो, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम ना हो,
और इसीलिए आप देखते हैं कि कई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, आज़ादी के बाद कोशिश करी गई है। तो जब 1857 के जो विद्रोह हैं उसमें जो विद्रोह कर रहे हैं हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग ले रहे हैं, उनके पास एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो कुछ नया देना चाहते हैं लोगों के पास, उनके पास एक विजन है, एक कॉमन गोल है और एक कॉमन एनिमी है, जिसका अभाव हमें 1857 थोड़ा क्लियर हुआ। तो ये आपको फर्क समझना पड़ेगा, ये फर्क है इन तीनों, इसीलिए 1857 जो है थोड़ा सा अलग पड़ता है पहले के जन प्रतिरोध। तो अब हम लोग 1857 डिस्कस करेंगे, और जो मैंने ये अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं और ये टॉपिक बताया है, यू नेवर नो, इससे आपको कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ऑलवेज कीप दिस 40 पॉइंट्स इन योर माइंड, ओके। अब हम 1857 के विद्रोह में कॉजेस पढ़ेंगे, कारण क्या थे, कोर्स कहाँ क्या कौन लड़ा वो हम नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मतलब कि जनरली रिवॉल्ट कहाँ हुआ, सेंटर कौन से थे, लीडर्स कौन से थे, और किसने सप्रेस किया, किसने उनको दबाया, ये हम लोग देखेंगे, ओके। और नेक्स्ट इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर, कॉन्सिक्वेंसेस, इस विद्रोह की प्रकृति। इस टॉपिक में मेन से बहुत ज्यादा सवाल अगर आते हैं तो एक तो आपके नेचर पे बहुत सवाल आ सकता है, और दूसरा जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया कि क्या डिफरेंस था इस विद्रोह में और पिछले विद्रोह में, या फिर इस विद्रोह में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना। पहले कॉजेस पे आते हैं। जब मैंने आप लोगों को पीपल रेजिस्टेंस कराया था, बहुत ज्यादा लगभग सारे कारण हमने वहां डिस्कस कर लिए थे। यहाँ हम लोग कुछ कारणों को लिखते हैं, देखते हैं और उसको समझते हैं। तो सेम क्या क्या कारण हो सकते हैं, इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं, सोशल रिलीजियस कारण हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं। और क्योंकि सिपाहियों ने शुरू किया था तो सिपाहियों के क्या कारण थे वो हम लोग देखेंगे, और कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी थे। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम। चलिए पहले मैं आप लोगों को कुछ लाइनें लिखवा रही हूँ, इन्हें आप कभी भी 1857 पे कोई ऐसे लिखें, या कभी 1757 1857 पे कोई आप ऐसे लिखे, या फिर आप मेन का कोई आंसर लिखें। उसमें ये पूरा एविडेंस नहीं, लेकिन कुछ इसके पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं जब उनके कॉजेस को आपको एक्सप्लेन करना हो या थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना। पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक कारण को पढ़ते हैं और बहुत शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में उन कॉजेस को अपने पास लिख के रखते हैं, ओके। हाँ, पर लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था। और अगर आपने पीपल रेजिस्टेंस वाली क्लास ली थी, सिपाही सिंपल सिपाहियों के क्या कारण, हम लोग करेंगे अभी एक एक डिस्कस। अगर आप बॉलीवुड विद्रोह का टाइम देखें ना तो मोर और लेस ओवरलैप कर रहा है। हार सकने वाला नहीं, मैंने जब आपको पीपल रेजिस्टेंस कराया था तो मैंने बताया था कि वहां पे ऑलरेडी विद्रोह
कई बार दबाया गया था, उसका कुछ संधि कर दी गई थी कहीं ना कहीं, और ये चीजें टाइम पीरियड कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही हैं। नहीं, क्योंकि वो उनके 1857 का रिवॉल्ट जो स्पेसिफिकली विद्रोह का बिगुल बजाया गया, उसकी पर्टिकुलर हमारे पास डेट दी गई है, मुगल बादशाह ने उसमें प्रोक्लेमेशन किए हैं, वो विद्रोह तो पहले से चलते आ रहे हैं ना। ऐसे तो आपके जो संथाल और मुंडा विद्रोह है, वो आपका 1857 के बाद भी चला है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। मतलब मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी, इंडिया बहुत बड़ा है, आप इसको एक पॉलिटिकल यूनिट जरूर समझे, लेकिन इंडिया जैसे आज उस वक्त पे तो सोचो ना, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, इस तरीके की कोई चीजें नहीं थी कि सब आपस में मिले हुए थे। तो विद्रोह जहाँ हो रहे हैं और टाइम पीरियड से हो रहे हैं, वो उसी के क्रम में चलते आ रहे हैं। ओके, कोलिमार विद्रोह है, कहने को इसका थर्ड फेज 1805 में खत्म हो गया। 1805 के बाद डायरेक्टली आरकूट जो है और पूरा पूरा तमिलनाडु वाला एरिया है, वो अंग्रेजों के अंदर आ गया था। वहाँ उन्होंने अपनी एजुकेशन देनी शुरू करी है, बट मतलब मोर और लेस वहाँ पे उन्होंने लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के कंपेरिजन में पहले से रेजिस्टेंस चल रहे थे, जो सप्रेस कर दिए गए थे, या फिर वहाँ पे डायरेक्ट जो है इंग्लिश का जो सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, वो चालू हो गया था। भाई संथाल मुंडा रिवॉल्ट ऐसा नहीं है कि अनसक्सेसफुल रहा था। मुंडा रिवॉल्ट के बाद बंगाल टीनेंसी एक्ट पास किया गया, जिससे जो लोग भी कुछ डिमांड थी उनको पूरा कर दिया गया, तो दे वर सेटिस्फाइड अबाउट। यस, मुंडा रिवॉल्ट, आई वाज नॉट रॉन्ग, मुंडा रिवॉल्ट 1820 के लगभग शुरू हुआ था और ये लगभग 1899 में चला। ठीक है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। चलिए, आप पहले एक इंट्रो लिखें। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ British expansionist policy, the cumulative effect of British expansionist policy, economic exploitation, and administrative innovations causes discontent among masses, which burst in the form of violent storm in 1857 and shook the British Empire in India to its very foundation. ब्रिटिश विस्तारवादी नीति इंग्लिश वाले प्लीज रीड आउट जो आप लोगों ने अभी लिखा है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वर्ड्स का यूज करा गया है, किस तरीके से कम शब्दों में मैक्सिमम बातें कहने की कोशिश करी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, किस
तरीके से एक हमारे पास एक सूटेबल जो है इंट्रोडक्टरी लाइन था। चलिए, ब्रिटिश विस्तारवादी नीति, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नवाचार का संचयी प्रभाव, संचयी दैट इज क्यूमुलेटिव। संचयी का मतलब होता है कुछ एक हुआ, उसके बाद एक चीज की वजह से कोई दूसरी चीज हो गई, दूसरी की वजह से तीसरी, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का जो एक सर्कल बनता है, तब हम बोलते हैं कि एक चीज का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ है, संचयन कर जाती है जब चीजें, ठीक है। का संचयी प्रभाव लोगों में असंतोष का कारण बनता है, जो की आंधी के रूप में 1857 की आंधी के रूप में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देगा। सेना में एनफील्ड राइफल्स और 20 कारतूस, सेना में एनफील्ड राइफल और 20 कारतूस आग में सेना में एनफील्ड राइफल और 20 कारतूस का प्रयोग आग में घी डालने का काम है। आप जानते हैं ये इमीडिएट कॉज था, जो बॉम्ब बना हुआ था उसमें तीली लगाने का काम किसी ने किया था, ठीक है। इंग्लिश में आप लिखिए द यूज ऑफ एनफील्ड राइफल एंड 20 cartridge added fuel to the fire. Administrative innovation. मतलब कि प्रशासन में जो बदलाव आ रहे थे, जुडिशरी, पुलिस, सिविल सर्विसेज, ये क्या था? नवाचार क्या होता है? कुछ नया। कॉलेज के टाइम पे हुआ था, CRPC, IPC कॉडिफाई कर दिया गया था, नए तरीके के कानून लागू कर दिए गए थे। तो वो अपना कारण अब डिस्कस करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड वन पॉइंट। और यही बात मैंने बताई, ये पूरे आपके टॉपिक हैं। सिविल सर्विसेज में क्या बदलाव हुए, जुडिशरी में क्या हुआ, कैसे जुडिशरी शुरू हुआ, अलग से है ये टॉपिक। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली आप ये समझिए कि जो जुडिशरी है या जो आपके सिविल सर्विसेज है या पुलिस है, कहीं ना कहीं कांग्रेसों के हितों के लिए था। चलिए अब आगे करते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कॉज, जो आपके कारण है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, अच्छा आप बताइए कि इस विद्रोह में किसने पार्टिसिपेट किया?
यानी किसान, ओके, बुनकर, आर्टिजन, लेबर, जो निष्कासित या डिस्पोजेस जमींदार हैं वो। जब हम ये जानते हैं तो मतलब कि अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, इकोनॉमिकली कुछ ऐसे बदलाव किए गए होंगे जिसने इन सभी वर्गों को, इन सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इफेक्ट किया होगा, इस पे प्रभाव डाला होगा। प्रभाव भी कैसा, नेगेटिव। इस वजह से वो उन्होंने विद्रोह किया है, हथियार उठाए हैं, करेक्ट। तो अगर हम इन विद्रोह के नेचर को समझते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस को अगर देखते हैं, तो पहले अगर हम देखें, बात करें कि किसानों ने क्यों पार्टिसिपेट किया होगा, तो हमारे पास एक कारण निकल के आ जाता है। आप सभी जानते हैं क्या कारण होता है, रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, भू राजस्व नीति, फिर बुनकरों ने भी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि बुनकर किसी वजह से परेशान थे। फिर हमारे व्यापारी भी परेशान थे। तो यानी कि जो भी आर्थिक नीति अंग्रेजों की रही, which we will definitely going to discuss in a very separate lecture in very detail, जिसमें हम लोग मर्केंटाइल फेज, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेज, वन वे फ्री ट्रेड, टैरिफ, हाई टैरिफ, उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट आफ्टर जब 1857 इंडिया बिकेम डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तब क्या हुआ, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप कि आप इतना समझ पाए कि कुछ ऐसी नीतियां रही जिसने किसानों पे प्रभाव डाला, बुनकरों पे, व्यापारियों पे, एटलीस्ट मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे प्रभाव डालते हैं। तो अब इसको समझते हैं। देखो, हम जानते हैं कि अंग्रेजों की जो रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी थी, उसके तहत उनका क्या उद्देश्य रहता था कि मैक्सिमम पैसा लिया जाए। अब ये मिडीवियल मध्यकालीन टाइम चल रहा है, इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती, एग्रीकल्चर में है, या फिर व्यापार, बुनकर हैं, मजदूर हैं, इस तरीके के काम हो रहे हैं। कोई आईटी सेक्टर तो खुला नहीं हुआ है। तो सबसे ज्यादा टैक्स किस पे लगाएंगे, लैंड पे। ज्यादा पैसा चाहिए तो जमीन पे कर लगाएंगे। अब होता क्या था कि पहले जो पुराने पुश्तैनी जमींदार हुआ करते थे ना, जिनके यहाँ पे किसान जो है वो काम किया करते थे, उनसे उनके कुछ पारिवारिक टाइप रिलेशन हुआ करते थे। 2-4 गांव का कोई एक जमींदार है, उनकी मुसीबत के टाइम पे मदद भी कर देता है, वो उसके यहाँ काम भी कर देते हैं। कभी कोई शादी ब्याह होता है तो उनको लगान वगैरह देने से मना भी कर देता और मुसीबत में पैसे भी दे देता। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे आके देखा कि यार यहाँ क्या सिस्टम है टैक्सेशन का। अब कई जगहों पे उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू कर दी, जहाँ वो डायरेक्ट पीजन से टैक्स कलेक्ट करेंगे कि चलो जमींदार को तो हटा ही दो, यानी जमींदारों से जमीनें ले ली। कई जगहों पे इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया, जमींदारी व्यवस्था, जो सबसे ऊंची मतलब बोली लगा रहा है उसको जमीनें दे दी, एक टैक्स रेट फिक्स करके जो वहाँ पे ऑलरेडी अब पहले से है, या जिसने बोला कि देखो जी हम इतना टैक्स आपको हम लोग कलेक्ट करके दे देंगे, उसको दे दी। कुछ इदारा व्यवस्था में भी यही काम हुआ करते थे। इदारा व्यवस्था किसकी थी, जुल्फिकार खान, रेवेन्यू फार्मिंग, ओके। तो अब एक नए किस्म के जो मतलब है ना लोग, वो आ रहे हैं किसानों के और अंग्रेजों के बीच। अब कई जगहों पे, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मानते हैं, हम लोग जमींदार वाले को भूल जाते हैं कि कहीं पे रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसान को कर देना है, और कर कितना कि अगर 11 भाग फसल के हुए तो 10 भाग करके, बाकी का 1 भाग जो बचा, और वो भी वो लोग कैश में लेते, ओके। 1 भाग जो बचा है उसमें उसके पास इतना पैसा
अब अपनी अगर कर वो नहीं दे पाता तो उसकी जमीन उससे छीन ली जाती। तो किसान के ऊपर सरकार टैक्स लगा, जिसका जो रेट है वो बहुत हाई होगा। अब इस टैक्स को पे करने के लिए किसान जाने लगा मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर या महाजन या सूदखोर। अब गांव में पुराने जमींदार जो पुराने पुश्तैनी कभी चल रहे हैं वो खत्म होंगे। अब एक नई क्लास सामने आ रही है, महाजनों की, सूदखोरों की। जमींदार भी जिनको बोल रहे हैं कि हम जमींदार हैं, वो है जो अंग्रेजों ने अपॉइंट करे यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके। तो ये महाजन सूदखोरों के पास जाता है जो उसे ब्याज पे पैसा देता है। अब ये ब्याज पे पैसा लेके पहले अपना कर उतारता है, उसके बाद मान लीजिए कि कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो उसमें खाता है। अब अगले साल उसे टैक्स भी देना है और उसे महाजन को उसका पैसा भी लौटाना है और पैसा ब्याज के साथ भी देना है। तो फसल अगर अगले साल बहुत अच्छी हो भी गई तो भी किसानों के पास कुछ नहीं बचेगा। तीसरी चीज, मान लीजिए कि किसान ने सोचा कि मैं और मेहनत करता हूँ तो भी उसे पैसा चाहिए। कुछ मान लो 2 बैल खरीदने हैं, जैसे आजकल ट्रैक्टर खरीदना है, पेस्टिसाइड करना है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट ना, तो उसे खेती में कुछ निवेश करना पड़ेगा। तो वो फिर से महाजन के पास जाता है और उससे कर्जा लेता है और जब उसकी फसल हो जाती है तो उसका मैक्सिमम पैसा कर भरने में या फिर महाजनों का कर्जा उतारने में चले जाता है। अब उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं हुआ करते थे, तो महाजन जो अपने बोलते ना, एक हमारे देसी भाषा में जनरली, और कोई ओफेंड नहीं होगा, बढ़िया बोल है ना, उनके पास एक वो रेड कलर का बुक रहता है ना, किसने कितना लिया कभी देखना, तो बही खाते बोलते हैं, है ना। तो अब बही खाते वो मेंटेन करके रखते हैं जिसमें साल दर साल उसके कर्जे किसान के, मतलब 1 रुपया लिया होता है तो 1000 रुपये उसका कर्जा मिला के, सूद मिला के, ब्याज मिला के उसका बन जाता है। तो अब उसे कर देना है और उसको ब्याज भी चुकाना है। कई बार पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से उनके जमीनों को भी गिरवी रख लिया जाता है और अगर वो नहीं दे पाते तो उन्हें मारा पीटा भी जाता है। कई बार जमीनें हथियाने का भी एक तरीका होता है। जब हम लोग किसान विद्रोह करेंगे और उसमें हम इंडिगो मूवमेंट्स करेंगे, नील विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, नील क्रांति के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप समझेंगे कि कई बार जमीनें हथियाने का भी एक तरीका होता है। इनको कर्जे में इतना डुबो दो, कुछ पे भी अंगूठा लगा दो। अब किसान बेचारा जाता है पुलिस के पास। पुलिस किसकी? अंग्रेजों की। वो महाजनों से मिली हुई है, वो भी किसान को मार पीट के भगा दे रही है। अब वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट जाने का पैसा वही तारीख पे तारीख, वहां भी करप्शन। वो भी किनकी सुनेगी? महाजनों की या फिर अंग्रेजों की? अंग्रेजों के डिसइंटरेस्ट में तो कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये दशा इस वक्त पे किसानों की हो गई। क्लियर है? एकदम समझ में आ गया। अब बात करते हैं बुनकरों की। ठीक, बुनकरों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब देखिए, जो बुनकर है, अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना होगा कि 1800 के आसपास औद्योगिक क्रांति आती है ब्रिटेन में। 1800 के आसपास औद्योगिक क्रांति आती है। अगर आप 1800 से पहले का टाइम पीरियड देखते हैं, पहले का फेज देखते हैं, तो उस टाइम पीरियड में आप जानते हैं कि भारत के व्यापार का बोलबाला था। यहाँ के बुने हुए कपड़े, यहाँ के कॉटन, यहाँ के मसाले, यही हर जगह बिकते थे। इसी वजह से अंग्रेज भारत में आए थे। जहांगीर के टाइम पे आना शुरू, अकबर के टाइम पे पुर्तगाली आना शुरू हो गए थे। उससे पहले भी जो अरब व्यापारी हैं वो दक्षिण भारत से गुजरात, सूरत और इन बंदरगाहों से भारत में व्यापार किया करते थे। तो हमेशा से विदेशी व्यापार में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास हमेशा बढ़िया रहता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि दुनिया भर के जितने भी प्रीशियस जेम्स हैं, यानी जितने भी रत्न हैं, हीरे हैं, सोना है, चांदी है, वो भारत में आके सिंक हो जाते हैं। भारत में आके
खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया से ये चीजें भारत में आया करती थी, क्योंकि भारत के यहाँ से व्यापार हुआ। तो पहले तो अंग्रेज जब तक वहाँ औद्योगिक क्रांति आई नहीं, तो यहाँ से सामान खरीदते थे थोड़े सस्ते दामों में और बाहर जाके बेचते थे। तब तक मुगल एम्पायर की स्ट्रॉन्ग थी, और इस टाइम पीरियड तक ये सिचुएशन थी कि चलो कुछ भी हो लेकिन मुनाफा हो जाता है, रोजगार मिल जाता है। एक पॉइंट आप ये ध्यान, लेकिन भारत का सामान जब ब्रिटेन में जा रहा है तो जो ब्रिटेन में व्यापारियों को घाटा होगा। अगर हर कोई इंडियन का सामान खरीदेगा तो वो अपनी गवर्नमेंट पे दबाव डालेगा, और इसीलिए ब्रिटेन ने इंडिया के सामान पे, जो भारत से जो व्यापार करके सामान आई है, कमोडिटीज आई है, उन पे हाई टैरिफ लगा दिया। ओके, बहुत हाई टैरिफ आप समझते हैं, शुल्क पूरा उनके ऊपर, सीमा शुल्क आई थिंक इसको बोलते हैं, वो लगा दिया। ये काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन फिर भी अफ्रीका बचा है, यूरोप के और देश बचे हैं, व्यापार ठीक ठाक चल रहा है। अब 1800 के आसपास हो जाती है आपकी औद्योगिक क्रांति, और यूरोप में मशीनें आ जाती हैं। अब मशीनों से सामान कम कॉस्ट में, कम दामों में और बहुत जल्दी तैयार होता है। तो भारत से जो सामान जाता था उस पर तो दूसरे, अब अफ्रीका में भी ब्रिटेन की कॉलोनियां, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटेन की कॉलोनियां हैं। जब हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट करेंगे ना तब हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे। तो पहले तो ये यहाँ का तैयार सामान लेके जाते थे, अब सिचुएशन रिवर्स कर दी। अब इन्होंने इन देशों के बाजार को, इन देशों को अपने तैयार माल का बाजार बनाना शुरू कर दिया। यानी मशीनों से बना सामान अब इन देशों में एक कहते हैं फेंका जाने लगा, डंप किया जाने लगा, और इन देशों से जो सामान जा रहा है उसके ऊपर ब्रिटेन में और बाकी जो जगह है वहां पे सीमा शुल्क इतने ज्यादा लगाए, इतने ज्यादा हाई टैरिफ लगाने लगे कि उस कमोडिटी का रेट बढ़ गया, बहुत ज्यादा महंगा वो सामान बिकने लगा। तो ऑब्वियसली वो नहीं बिक पा रहा है। तो एक तरफ तो एक्सटर्नल जो ट्रेड है, व्यापार है, वो आपने खत्म कर दिया, क्योंकि आप इंडियन मार्केट भी नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि अपने वहां से बना तैयार माल, मैनचेस्टर में बने कपड़े आप इंडिया में लाके बेच रहे हो। दूसरा, इंडियंस का जो सामान बाहर जा रहा है आप उसको भी बिकने नहीं दे रहे हो। मतलब एक तो पहले जा नहीं पा रहा है, ऊपर से जा रहा है तो वो बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत महंगा है। देन वहाँ मशीनें हैं और यहाँ मशीनें नहीं हैं, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ ज़्यादा रहेगी, उत्पादन की जो कीमत है वो यहाँ ज़्यादा रहेगी इंडिया में। तो आपने इंटरनेशनल मार्केट खत्म कर दिया, बुनकरों के लिए लोकल मार्केट खत्म। एक तो पॉइंट क्लियर है, ठीक है। दो इस तरीके से जो चेंज हुआ है मर्केंटाइल फेज टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेज में, कि अब तैयार माल ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा है, कच्चा माल जो है वो वहां जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब देखो चीजें कैसे रिलेट करती है। कच्चा माल जाने का मतलब है कपास का जाना, नील का जाना, प्लांटेशन क्रॉप्स का जाना, ठीक है। तो अब जो लोग हैं, और ये ना कभी कभी जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे या हमने पीछे देखा कि इस वक्त में आज़ादी से पहले बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा करते थे। अकाल क्या होता है भूखमरी? उसका कारण अगर आप नहीं समझे, किसानों को ये पता है कि डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, कपास की ज़्यादा है, तो वो गेहूँ छोड़ के कपास उगाने लगते हैं, नील उगाने लगते हैं, नील जिससे खेती बंजर हो जाती है। वो ना उगाना चाहे तो ये जबरदस्ती उगाते हैं, जो यहाँ पे अंग्रेजी व्यापारी जिन्हें सामान बना दीजिए। तो एक तो ये पॉइंट। अब दूसरा समझिए, अब दूसरा इनके संरक्षण कौन करता है? नवाब, तालुकदार या जमींदार, वही इन्हें संरक्षण देते थे। उनको आपने उनकी जमीनों से एक्सपेल कर दिया, जमींदारी छीन ली, तालुके छीन लिए, रियासतें बंद हो गई। तो जो इनको यहाँ के रजवाड़ों से काम मिला करता था वो भी बंद हो गया। तो बुनकर तो हाशिए पे आ गए, और इनके पास अल्टरनेटिव कोई जॉब का ऑप्शन है नहीं, कोई नया मशीन या कोई नई इंडस्ट्री इंडिया में लगा ही नहीं है। तो बहुत सोच समझ के जो उद्योग है उसको हाशिए पे पहुंचाया गया, भारत के व्यापार को हाशिए पे पहुंचाया। क्लियर है आपको? दोनों तरीके से, दोनों एंगल से समझ गए, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो दोहरी मार जो है
वो बुनकरों या व्यापारियों को पड़ी। यही सेम व्यापारियों के साथ भी, व्यापारी तो वो ना जिनका सामान होता है, सेम इंग्रेडिएंट का। तो ये आपके इकोनॉमिक कॉजेज है। चलिए इनको थोड़ा बहुत बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं। बोरिंग हो रही है? चलिए लिखिए फिर। पहला लिख लीजिए भू राजस्व नीति या रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, पहला पॉइंट। सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे। क्या? अंग्रेजों की भू राजस्व नीति या रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। नेक्स्ट लिखिए माइजरी ऑफ artisans, misery of artisans and handicraft. दस्तकारों या बुनकर भी कह सकते हो, और हस्तशिल्पों, दस्तकारों और हस्तशिल्पों की बदहाली। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने ना, जो मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इस पॉइंट के अंदर हम छोटे छोटे पॉइंट्स करें। पहले लिखिए प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्रमोशन ऑफ, इसी के अंदर आएंगी ये चीजें, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड डिस्करेजमेंट टू Indian handicraft। अंग्रेजी विनिर्माण वस्तुओं को बढ़ावा देना और भारतीय हस्तशिल्प को हतोत्साहित करना। ये क्या मतलब है? तो हतोत्साहित करना, इसके सामने हाइफन लगा के लिखिए, हाइफन लगा के। एक तरफा व्यापार, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति और उच्च
policy and high tariff on Indian goods. थर्ड पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट बुजदरों के बाद एक और सिंबल आप लिख लीजिए, जमींदारों की जमीनें जब्त कर, कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड ऑफ जमींदार, जमींदारों की जमीनें जब्त करना, कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड ऑफ जमींदार। नेक्स्ट लिखिए पॉलिटिकल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस अब पॉलिटिकल कॉजेस हमारे बहुत अच्छे से डिस्कस हुए। हमने सब्सिडी अलायंस का देखा है, हमने रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के बारे में पढ़ा है, कैसे इन्होंने इन पॉलिसीज के द्वारा इफेक्टिव कंट्रोल अपना स्टेब्लिश करने की कोशिश करी, कैसे अलग अलग स्टेट को भारत के अंग्रेजी साम्राज्य में उसका विलय किया गया, उसे मिलाया गया अलग अलग ग्राउंड पे, तो वो सभी इनके भी। ओके, पहला पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ annexation, British policy of annexation, expansion and that of British policy of annexation, expansion and that of effective control by subsidiary alliance and ring fence by subsidiary alliance and ring fence सहायक गठबंधन और रिंग फेंस नीति द्वारा, सहायक गठबंधन और रिंग फेंस नीति द्वारा प्रभावी नियंत्रण, रिंग फेंस नीति द्वारा प्रभावी नियंत्रण लागू कर प्रभावी नियंत्रण लागू करने की अंग्रेजी विलय और विस्तार की साइड में स्पेस छोड़ के नहीं बना रहे हो लोग। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यूपीएससी के नोट्स कैसे बनाने चाहिए। गाइस आपको हेल्प मिलेगी इससे, आप मानिए मेरी बात। खासकर अब जो टॉपिक शुरू होंगे इनको लेके कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको करंट में मिल जाएगा, फिर उसे कैसे ऐड करेंगे आप यहाँ पे अगर आप साइड में स्पेस नहीं छोड़ोगे। मैंने बताया था ना कि राइट या लेफ्ट साइड में लाइन खींच के आपको कम से कम इतना स्पेस छोड़ के रखना होता है। कोशिश करिए प्लेन पेजेस पे बनाए अपने नोट्स को, पर साइड में स्पेस छोड़िए। मान लीजिए कि 1857 की क्रांति की किसी लीडर को गवर्नमेंट सम्मानित करने लगती है या उससे रिलेटेड कोई स्मारक बनने लगता है या कोई इवेंट न्यूज में रहता है, तो आप साइड में लिख सकते हैं। और ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए। यूपीएससी के नोट्स ऐसे नहीं बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, खड़क का सिद्धांत
नेक्स्ट पॉइंट, खड़क का सिद्धांत, जिसने भारतीय राजाओं से उनके उत्तराधिकारी, गर्ल्स पता नहीं प्लीज, उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार, छीन लिया। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, which denied right of succession to Egyptians. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉर्ड कैनिंग अनाउंसमेंट that after Bahadur Shah, Lord Canning announcement that after Bahadur Shah, all Mughals will be called prince. That is, the next successor would have to renounce the legal title and ancestral Mughal palace. Sit down. नहीं चलो। तो कल सब आएंगे? चलिए, आप लोगों को 12 अक्टूबर पर यूनिफॉर्म पड़ा है ना? दोबारा रिपीट करो। अच्छा चलिए कोई बात, व्हाइट शूज, सलवार नहीं, व्हाइट पैंट, लेगिंग, मतलब डिसेंट लगने चाहिए कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ अविद्या योजना मेरे है, डाउट नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व भी है कि बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन दें। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल साइलेंट मोड पर होना चाहिए और एग्जैक्टली आप 12 को लोग तक आ जाइए। और कोई थोड़ा डिले हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि 12 हो गए, 12 10 पे आ जाइए, बट भागदौड़ नहीं करनी, चोट नहीं खानी, ठीक है। और वहाँ बैठने का एक बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है, गर्ल्स के लिए अलॉटेड सीट है, बॉयज के लिए अलॉटेड सीट है। मेन अनुशासन का एक बहुत अच्छा परिचय उत्तर प्रदेश सरकार को देना है कि मेरठ के बच्चे वास्तविकता में इस योग्य हैं कि जो शासन मानता है उससे भी ज्यादा योग्य है, ठीक है। आई कार्ड जितने बच्चों के पास हैं वो अपने आई कार्ड जरूर जान कराएंगे कॉलेज, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे, ठीक।
अब नेक्स्ट बात आती है पास की। तो मेरी डीन साहब से बात हो गई है, उन्होंने कह दिया इनके पास आप ही हो, एक तुम्हारा पास मैं हूँ, एक तुम्हें मैं बैठाने की जिम्मेदारी, मतलब मैं का सेंस स्टार्ट रहेगा, मैडम भी रहेंगी, तो फैकल्टी हमारी लगी रहेगी वहाँ, राजकुमारी भी रहेंगे, टीचर भी रहेगा। और सबसे बड़ी पहचान लॉगिन आईडी नंबर आपका है ना? जो नए बच्चे उन्हें मिला है नहीं मिला है? मिल गया तो दे दिया? नहीं, आपने मुझे बताया ही नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, ये पहचान को लेकर अटेंडेंस ले लेना 1-2 दिन की, साथ में अटेंडेंस रजिस्टर नहीं ना उससे बात, ठीक? तो आपको बस कोई भी पूछता है तो सीधा यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी योजना के स्टूडेंट हैं, इनको कहते आई कार्ड नहीं है, तो मैंने बता दिया कि इस सत्र वाले बच्चों के लिए आई कार्ड नहीं बनने हैं, वो भी बनवा देंगे जल्दी, ठीक है? तो बस ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि जो डिसेंट वे में तो कल पता चलेगा कि आप आगे किसी योजना में आपको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और टैबलेट के बारे में, सूची के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ये उसकी मेरिट लिस्ट है, हमने केवल 3 चीजों को मिलाया है कि वो बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता, उसकी योग्यता है नहीं है कि वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया हो और वो हाई स्कूल में पढ़ रहा हो, तो उसे पढ़ने की तो अनुमति है, बट योजना के लाभ के अंतर्गत वो नहीं आता क्योंकि उसकी शैक्षिक योग्यता कंप्लीट नहीं है। यस। तीसरा, इनकम 6 लाख से ज्यादा तो नहीं है। बाकी हमने किसी बच्चे को आउट नहीं किया, उस सूची में हमने संशोधित करके उनके आगे डाटा डाल के भेज दिया, शासन से फिर सूची आ गई। जिन बच्चों ने ले लिया था उनके नाम अपने आप हो गए, है ना? पहली लिस्ट में ज्यादा थे, 18 बच्चों के नाम बड़े हो गए क्योंकि वो स्कूल से ले चुके थे, हैं? कोई बात नहीं है। देखिए मैं हर बार को एक ही बात कहता हूँ कि हम उस लक्ष्य के साथ चल रहे हैं कि हम टैबलेट के लिए नहीं आते, है ना? जो मूल उद्देश्य हमारे मुख्यमंत्री जी का है वो आपको आईएएस या पीसीएस बनाना है। मुझे बड़ी खुशी मिली, सिमरन है खड़ी हो जाइए, देखिए इसके लिए एक बार जरूर क्लैप कर दीजिए। मुझे बेहद खुशी मिली इसकी कि इसने अभ्युदय योजना के अंतर्गत पढ़ते पढ़ते आज इसका बहुत बड़ा डिटेल न्यूज़पेपर में दूंगा, 10 गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए। तो वास्तव में मुझे इतनी खुशी हुई, बेहद ज्यादा, पर एक थोड़ी सी गलती कर बैठी है कि स्कूल से उसने फोन ले लिया। कोई बात नहीं है, कल मेरा प्रयास है कि इसे टैबलेट ना मिलते, इसे माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद जरूर दे दें। तो मेरा पूरा प्रयास है और मैंने अभी डीएम साहब को भी इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है। तो सबसे बड़ा चीज सम्मान होती है, ये वास्तव में सम्मान की हकदार है, और ये बिल्कुल पक्की बात है कि 10 बार फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाई है, प्रयास सफल हुआ है। ये इसलिए मैंने इसे बड़ा किया है कि ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत है क्योंकि आपके बीच पड़ती है ना? तो आपको ये भी है कि भाई पता नहीं कि वो कोचिंग तो नहीं करती है या नहीं, तो आपको अच्छे से पता है कि आपके बीच पड़ती है, तो कहीं ना कहीं इसकी अपनी मेहनत और साथ में इस अभ्युदय योजना की मेहनत और इसी उद्देश्य के लिए योजना बनाई थी, और 100% ये एक न एक दिन आईएएस या पीसीएस अधिकारी जरूर होगी। हमारी शुभकामना इसके साथ है, बिल्कुल श्योर होगी। इसे देख के आप भी प्रयास करिए। और कोई ऐसा और बच्चा हो है, कोई और बच्चा ऐसा नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, आज आपने हाँ बताइए। पीसीएस क्वालिफाइड प्रीलिम्स, और मुझे डिटेल भेज सकता नहीं? भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, नंबर तो होगा ना मेरा, व्हाट्सएप कर देना। देखिए ये भी बच्ची, इसके लिए भी क्लैप करिए। क्या नाम है बेटे? मनु, मधु, चलिए नाम भी सबसे मीठा है इसका, है? तो
ये यही देखिए हमारे बीच में से जब हमारे परिवार में से कोई कामयाब होता है तब हमें लगता है कि वास्तविकता में ईमानदारी और मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो ये कर लीजिए आप, फिर एक दिन आपको मैं अपना स्कूल भी घुमाता हूँ, है ना। एक दिन मैं आपको अपना स्कूल घुमाता हूँ, देखना कि कैसा कर दिया हमने, परिवर्तित कर दिया। आज हम कह सकते हैं कि आज मेरठ मंडल का वो सरकारी अकेला विद्यालय है जो देखने दिखाने में और शिक्षा के वातावरण में रियल में चल रहा था। मैंने कहा था ना उस दिन ही बताऊंगा जिस दिन पूरा कर लूंगा उसे, क्योंकि अभी हमारे अधिकारी गए थे, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया, कहा कि इससे सुंदर विद्यालय, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश कहा था, पर हम अभी मंडल की बात कर रहे हैं कि मेरठ मंडल में नहीं है। और 2271 बच्चे हैं इस समय, और अभी मैंने यूनिट टेस्ट कराए तो मात्र 5 बच्चे एब्सेंट थे 2271 में से यूनिट टेस्ट में। तो अगर प्रयास करेंगे तो सब सफलता मिल जाती है। तो बस ये बहुत बड़ा भरा हुआ जो होल है, इसी से मुझे ज्यादा अपेक्षा है, इसलिए मैं टाइम भी कहीं ज्यादा देता हूँ। बहुत ज्यादा फोटो भी लीजिए घर लेके चला जाता हूँ, है ना, उधर मैं बहुत कम करता हूँ। तो आप लोगों से मेरी अपेक्षाएं टिकी हैं, अब आपको देखना है। मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि मैंने सब कुछ उन्हें दे दिया जो मैं कर सकता था। एक बढ़िया एनवायरमेंट जो सीना तो के ये कहने लग जाके कि मेरा स्कूल सबसे अच्छा है, मेरे स्कूल में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है ना। पर रिजल्ट तो वही देंगे ना, मैंने 4 बोर्ड बनवाए, खाली पड़े हैं 4, मैंने बता रखा। प्रदेश के टॉपर, मंडल के टॉपर, जिले के टॉपर और विद्यालय के टॉपर, वो बिल्कुल प्लेन पड़े हैं। अभी मैंने बता दिया कि 4 जब तक होगा जिस दिन किसी का नाम लिखा जाना होगा तो कौन लिखवाएगा, वो हो जाना है। तो ऐसे ही है ना, आप हैं, बेहद खुशी मिलती है। जब इन लड़की ने रात मुझे मैसेज भेजे तो मैंने इसे एविडेंस मांगे एकदम, इसने एविडेंस भी फटाफट भेजे। तो वहाँ फिर मैंने जब मीडिया से बात की तो मीडिया ने कहा कि सर आप कर दीजिए न्यूज़, बड़ी सी न्यूज़ बनाएंगे इस लड़की की, बहुत अच्छी थी। क्योंकि ये होता है कि जिस दिन की न्यूज़ होती है मुख्यमंत्री आजकल तो सारे न्यूज़पेपर के आगे रखे जाते हैं, और जिस योजना से संबंधित है वो सबसे आगे जाता है, कम से कम देखने की वास्तविकता में मेरठ है क्या। तो ये एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और ये भी अभी ऊंचाइयों को छुए, ये हमारी शुभकामनाएं। और ऐसे जो टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका भी वास्तव में इस योजना के प्रति बहुत स्नेह है, आभार है। एक तो आप बस अब आपको देखना है कि आप जो एक अयोध्या का बोर्ड भी खाली है, ठीक, उस पर कौन कौन नाम लिखवाएगा, है ना, ठीक है, पक्का रिजल्ट देंगे ना। खाली टैबलेट के वजह तो नहीं पढ़ रहे। अभी मुझे डीएम साहब ने सवाल पूछा कल कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जिन बच्चों को नहीं मिला रोड करेंगे, सर मेरे बच्चे टैबलेट के लिए आते ही नहीं है। मैंने यही जवाब दिया था, कम से कम मसो अधिकारी थे वो मेरा मुंह देख रहे थे कि बड़े आप कॉन्फिडेंट हैं कि यस, क्योंकि ना मेरा लक्ष्य है, सरकार दे रही है, ठीक है, जो बेनिफिट मिला वो आप तक पहुंच रहा। मैंने पहले कहा था, मैंने सर मेरी प्राथमिकता इससे ज्यादा डायरेक्टली है। तो डीएम साहब ने कहा था बीसी मैंने तो खुद व्यक्तिगत इस प्रोग्राम के बाद आपके साथ चलूंगा और बात करेंगे और बच्चों को सर्टिफिकेट दिलाएंगे, ठीक, या अपनी राज्य के लाइब्रेरी में व्यवस्था कराएंगे। तो इसी मात्र 30 तारीख तक हम आपकी लाइब्रेरी की व्यवस्था करा लेंगे, है ना। नोट्स के लिए शासन से बहुत प्रयास करते हैं। अदरवाइज हमारी टीम साहब से बात हो गई है कि हम विजन और दृष्टि के नोट्स खरीद लेंगे और हम आपको एक चैप्टर व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको खरीदने की जरूरत नहीं, सीरीज हम टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं, सारी चीज हम ले रहे हैं। पहले 15 अगस्त का इसमें आ गया था, आजादी का अमृत महोत्सव एक दिया गया प्रोग्राम, ये जरूरी दिखाई तो हमारा अपना प्रोग्राम है, ठीक। तो मेरा मतलब ये है कि आप कंसंट्रेट रहिए और एक वास्तव में जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा है आप लोगों के प्रति, वो एक परिचय दीजिए। और अगर आप किसी लड़की को, कुछ लड़कियों ने कहा था कि मैं अपनी बहन को ले आऊँ, देखिए आपकी जैसी व्यक्ति हो उसकी गारंटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, सही है।
तो मैं अलाउ कर दूंगा, बस केवल गर्ल्स के लिए है ये। अब तुम मैसेज उधर पहुंचा देते हो सारे, हाँ फिर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं लड़कियों को अनुमति, किसी कुछ लड़कियां बैठी होंगी या जो अनुमति पे पढ़ रही है, अगर किसी लड़की ने मुझे फोन करके कहा सर प्लीज मुझे पढ़ना है, तो मैंने उस लड़की को ना नहीं किया। मैं यही चाहता हूं कि आपके मन में एक चीज ना रह जाए कि पास में लड़का होती तो मुझे सुविधा मिलती। मेरे माइंड में अगर ये चीज रहती है कि लड़की है, घर की लक्ष्मी है, तो उसे एक अधिकार मिलना चाहिए स्वतंत्र जीवन जीने का, है ना। पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जो आज की स्टेबिलिटी है और वो सक्सेसनेस के साथ स्टार्ट होती है। आप जितने सक्सेस हैं उतने आप अपने अंदर स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होंगे। यस नो? तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी सवाल लड़कियां बैठी हैं वो सभी इतनी स्टेबल हों कि हमें भी ये सोचना पड़ा है, गर्व से कहें हम कि हाँ ये हमारे स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं मतलब हम आपके साथ अपना नाम जोड़ें कि हमें कहते गर्व हो कि हाँ ये हमारे बुद्धि के स्टूडेंट है, ये मैं भी इस लड़की को जानता हूँ, ये लड़की मुझे भी जानती है ना। तो मेरा मतलब यही है, और वो संभव है अगर आप थोड़ा सा त्याग करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने माइंड का जो है, जो आपका ब्रेन है उसको वॉश कर दीजिए एक प्रकार का। जो गलत चीजें हैं सारी अच्छी बात मत कर रहे हैं, मन का मैंने पढ़ाया उनको सर ने कहा था कि ब्रेन वॉश करना वो भी सब हिस्ट्री सब था। जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ये कहती है कि मैं कामयाब नहीं हो सकती, मेरे पास संसाधन नहीं है, जहां बैठे जिस एनवायरमेंट में बैठे वो एनवायरमेंट आपको मैं जनरली मानता हूं कि 3-4 लाख रुपए देकर भी नहीं मिल सकता। बस अब आपको लाभ उठाना है उस एनवायरमेंट का, कि आप मात्र टैबलेट के लिए पढ़ रहे हैं या वास्तविकता में अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पढ़ रहे हैं, वो आपको देखना। ठीक है? तो कितने बच्चे लक्ष्य पूर्ण करेंगे? सारे। चलिए सभी को बताए तो बड़ा सा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लिए हैं, तो इन तेरे पीछे हाँ उठाओ था ऐसे करा ऐसे कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, चलिए बताइए आपको, इसके लिए भी ब्लैक करिए। फाइनल होगा ना, अरे होगा एक दिन, नहीं कह रहा नहीं आए मेरी गई, नेक्स्ट चांस तो मिलेगा ना, या अंतिम चांस था बस। तो आप ये कैसे कह रहे हैं? जब आप एक स्टेप चढ़ गए बस बैक मत सोच रहे, नहीं ये अभी एक बार कह दी कि निगेटिव दिमाग साइड कर दीजिए है, आपको कहना चाहिए सर नेक्स्ट टाइम 100% ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना बस। ठीक है? चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल में बेग रिजल्ट आइए, आपका पास मैं हूँ। ठीक, किसी को कोई समस्या नहीं है, कोई कह पास तो देगा सर है। ठीक, तब क्लास नहीं होगी, क्लासेस और रहेंगी कल, वहां तो यहाँ पर पढ़ोगे नहीं, वो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का खुद 1 घंटे का आप लोगों को बोलने की इच्छा है। मुझे पता मुख्यमंत्री जी जब अभिवृद्धि के बारे में कभी बोलते हैं, मैंने काफी जगह सुना है, तो बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वास्तविकता में इस योजना के प्रति मैं रियलिटी कह रहा हूँ कि इससे योजना भी बहुत अच्छी होती है सरकार की, पर सबसे अच्छी योजना है क्यों? जो कई परिवारों का भविष्य बनाती है, एक अकेली योजना है ना। तो इसलिए कल देखना बहुत अच्छे से आपको एक तो बहुत नजदीकी से माननीय मुख्यमंत्री को देखने का अवसर मिलेगा। ये वास्तविकता में मेरठ की धरती का सौभाग्य है, और आपका विशेषकर
कि जिस लक्ष्य के साथ चले थे, एक पहले दिन की इच्छा थी कि हमारे बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी टैबलेट दें, लगातार लखनऊ में तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, एक आध को मिलेगा, और लास्ट में परमात्मा ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि वो स्थिति पैदा हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको स्वयं आपके घर में, आपके लिए तो बिल्कुल वैसी दशा हो गया जहाँ पढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ ही आपको जो है टैबलेट देने आ रहे हैं, अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इससे अच्छा दिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए हो सकता है ना? लेकिन मैं भी अभी केवल यही चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनसे बहुत नजदीकी से मिला हूँ अभी तक, बाकी तो बहुत दूसरे पीछे जाके खड़े होकर देखते हैं, दिल्ली में जाके देखते बंद कर देना।